तो एसोसिएटिव अरे में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे उनके नेम्स की जगह पे, ठीक है, यानी इंडेक्सेस की जगह पे क्या होते हैं, यहाँ पे नेम होता है। ऐसी एरे को बोलते हैं एसोसिएटिव एरे, ठीक है, एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव इंडेक्स एरे में तो हम लूप लगा लेते थे, फॉर लूप के 0 से 9 तक चले। अब एसोसिएटिव एरे में हम फॉर लूप कैसे लगाएंगे कि अली से लेके शुएब तक चले? ये तो पॉसिबल नहीं ना होगा ऐसे, मतलब इसमें तो इंडेक्सेस नेम है ही नहीं। तो इसके लिए स्पेशल एसोसिएटिव एरे के लिए, यानी इसके ऊपर अगर हमने इसके तमाम इंडेक्सेस के ऊपर कोई काम करना है तो हम फॉर लूप नहीं लगा सकते थे। इसके लिए फिर डिज़ाइन किया फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप जो भी है मैंने आपको बताया, फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप कैसे लगता है ये देखिएगा, लिखा हुआ है फॉर ईच, एरे का नाम लिखें, यहाँ पे एज लिखें, एज, और यहाँ पे आप कोई सा भी वेरिएबल पास कर दें। ये करता क्या है, इस एरे का जो पहला इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में डाल देगा जब पहली दफ़ा चलेगा। यानी पहली दफ़ा ये जो अली के अंदर ये वैल्यू होगी ये इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ठीक, और वो हम उस वैल्यू के साथ जो भी हमने काम करना है हम कर लेंगे, उसको काउंट करना है, उसको प्रिंट करना है, जो भी। जब ये लूप दूसरी दफ़ा चलेगा तो एरे के दूसरे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी, अनटिल के ऑल इंडेक्सेस या ऑल लेंथ पे हम काम नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें हम बता नहीं सकते ना कि 0 से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक। तो इस तरह से हम फॉर ईच लूप को ट्रिवर्स करने, सॉरी, एसोसिएटिव एरे को ट्रिवर्स करने के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे, ठीक है। या आपने पीएचपी की एक्सरसाइज करनी है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी पीएचपी ही स्ट्रांग होगी, कोड लिखना आ जाएगा, ठीक है। वैसे अभी तक जो था वो सारा सिंटेक्स ही बताया था। अब थोड़ा सा ऊप का इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं कि ऊप जो है वो किस तरह से डील करती है, उसमें क्या पीएचपी में सेम उसी तरह से है, काफ़ी हद तक C++ की तरह ही। ऊप आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से कहते हैं, जिसमें हम क्लासेस बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उनके थ्रू काम करते हैं। ऊप को यूज़ करना इसलिए बेनिफिट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये बात शायद मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में भी बताई होगी जब हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, कि अगर फॉर एग्जांपल हमें मतलब 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो हमें इतने ज़्यादा वेरिएबल लेने पड़ेंगे, या इतनी ज़्यादा एरेज, और एरेज भी आपको पता है कि एक एरे के अंदर एक ही टाइप का डाटा स्टोर होता है, मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन जो क्लास होती है उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, हम उसको इंटीजर भी रख सकते हैं, अगली प्रॉपर्टी को फ्लोट रखते हैं, उसमें मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट का डाटा हम एक क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं, फिर अगले स्टूडेंट का, फिर अगले स्टूडेंट का, इस तरह से क्लास एक ही दफ़ा बनानी पड़ेगी और बार बार इसके नए ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं हम, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक हम, बल्कि हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करता है, कि रियल लाइफ में हम ऐसे ही काम करते हैं कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पे ही रखते हैं, ठीक है। ऊप इजी होती है यूज़ करना, इसका क्लियर स्ट्रक्चर है, ये रियल लाइफ से करीब है। ऊप के लिए हम इस तरह से ये क्लास क्लास का कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, और अंदर हम इसका जो सारा वो जो है ना, इसके आपको पता है कि हम दो चीज़ें लिखते हैं, एक इसकी प्रॉपर्टीज़ और दूसरे इसके फंक्शंस, ठीक है। आपने पूरा ऊप का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पब्लिक भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी क्यों रखते हैं, आपको पता है कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है। फिर हम इसके फंक्शंस लिख सकते हैं यहाँ पे, इनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाने के लिए या इनकी वैल्यूज़ पिक करने के लिए, दिस का क्या मतलब होता है जो वहाँ पे था जावास्क्रिप्ट में, कि दिस का मतलब है कि हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। जब हम इस क्लास से बाहर इसकी प्रॉपर्टीज या फंक्शन यूज़ करेंगे तो क्लास के नाम से यूज़ करेंगे। जब हम इस क्लास के अंदर इसी क्लास की प्रॉपर्टीज या फंक्शन पिक करेंगे तो दिस कीवर्ड के थ्रू करेंगे। इस तरह से इसके ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस तरह से बनाते हैं,
ये न्यू का कीवर्ड, क्लास का नाम लिखें, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना, फ्रूट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। जैसे ये एक पूरी क्लास बनाई हुई है फ्रूट की, इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज रखी हैं, ये उसके मेथड रखा है, ये भी यानी वैल्यूज सेट करने के लिए, फिर वैल्यूज गेट करने के लिए वहाँ से, या इनके लिए हम कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि जैसे फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे साथ ही क्या हो जाएंगे, उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम इस तरह से ये, ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, आमतौर पर इसको हम क्यों लिखते हैं कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट कोई, जैसे ही क्लास का काम खत्म होगा तो इससे जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे उनको क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी उनकी जो मेमोरी होगी हमारी रैम के अंदर वो लीव हो जाएगी, मतलब मेमोरी जो है वो हम वापस कर देंगे। इससे क्या होता है, ये मतलब इसलिए ताकि आपके वो मेमोरी ऑक्युपाई ना रहे, ठीक है। अदरवाइज आपका प्रोग्राम खत्म भी हो गया लेकिन आपकी मेमोरी जो है वो स्पेस जो है वो ऑक्युपाई रहेगी, अगले प्रोग्राम्स जो चलेंगे उनके लिए फिर वो स्पेस जो है ना वो यूटिलाइज नहीं हो सकेगी, तो इसलिए इनको भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक का क्या मतलब होता है कि एनी एवरीवेयर, क्लास के बाहर भी यूटिलाइज हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब है बस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, क्लास से बाहर नहीं, ठीक है। और प्राइवेट का क्या मतलब है कि जो है वो द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेक्ट विद इन द क्लास। और प्रोटेक्टेड का मतलब है कि जो क्लासेस उससे ड्राइव हुई हैं ना, ड्राइव होती हैं, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस पढ़ी होगी आपने, तो जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं उनके अंदर भी वो फंक्शंस क्या वो प्रॉपर्टीज एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए उसके लिए आपके पास। एक जैसे क्लास है फ्रूट की, तो इससे आपने इनहेरिट की है दूसरी क्लास डेट इज स्ट्रॉबेरी, तो हम इनहेरिट करने के लिए लिखते हैं एक्सटेंड, ठीक है। तो ये अब ये जो क्लास है ये इसके फीचर्स को यूज़ कर सकती है क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास है। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने दिया ऊप का, यानी ये बताने के लिए सिर्फ कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक सिमिलर है C++ से जो आपने पढ़ी है। और ऊप का चूंकि एक पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं तो सिर्फ रिवाइज थोड़ा सा करें कि क्लासेस कैसे बनती हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं, मेथड्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे डाटा पिक करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज कर लें क्योंकि ये फिर हम अगर PHP ऊप के साथ करेंगे तो फिर हमें ये यूज़ करनी होगी। ठीक हो गया, ये सारा बेसिक था, आप देख लें ये सारा बेसिक, वेरिएबल बनाने से लेके क्लासेस, एरेज, फंक्शंस बनाने, लूप, सारा बेसिक था PHP का, ठीक है। अब हमने असल में यहाँ से, हमारी असल में यहाँ से PHP स्टार्ट होती है, जो हम अब करने लगे हैं वो है PHP विद डेटाबेसेस। सबसे पहले हम डेटाबेसेस के साथ करेंगे PHP विद डेटाबेसेस। वो मैं पहले जल्दी वाइंड अप कराना चाहती हूँ ताकि आप उसके ऊपर जो है ना वो काम करें, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। PHP जो है वो डेटाबेसेस में डाटा डाल सकती है, डिलीट कर सकती है, अपडेट कर सकती है, फास्ट है, रिलायबल है, इजी टू यूज़ है, मतलब ये सारी कहानी ये SQL के साथ, ठीक है। हम इसको MySQL के साथ यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप जहाँ से डेटाबेसेस को ओपन कर लें, डेटाबेसेस को ओपन करने के लिए आपने लोकल होस्ट /php myadmin, ये आपके डेटाबेसेस है। अगर तो आप यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे न्यू पे जाएंगे और डेटाबेस अपनी बना लें। ये पहले आपने सीखा हुआ यहाँ से डेटाबेसेस बनाना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सीखा नहीं है डेटाबेस क्रिएट करना, उसके अंदर टेबल्स बनाना। क्यों समी? नो मैम, यस कह रहा डेटाबेस पढ़ी है। पर यहाँ से पढ़ाना नहीं मैम सिखाया। सैम्प के अंदर हमने नहीं बनाई। अच्छा इसमें नहीं बनाया, इसमें यहाँ से आप क्रिएट करें डेटाबेस, डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम BSSC,
ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये डिफरेंस है UTF-16, ये कोई से भी यहाँ से पिक कर लें, डेटाबेस क्रिएट कर, ये डेटाबेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके इस डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट कर लें। हम पर्सनल के नाम से टेबल और उसके अंदर जितने कॉलम्स आपने रखने, कॉलम रख लें। ये टेबल क्रिएट हो जाता है। टेबल में आप टेबल का नाम रखें, उसकी टाइप रखें। नेम है तो हम वर्ड रख सकते हैं या टेक्स्ट रखते हैं टाइप। उसके अंदर कितनी अमाउंट डाटा मैक्सिमम स्टोर हो सकता है वो, और उसके बाद वो नल होना चाहिए तो ओके कर दे, नल नहीं होना चाहिए तो ना। ठीक है, इनके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं काम करूँगी क्योंकि ये जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, ये सारी उसकी वर्चुअलिटी और ये सारी चीज़ें। दूसरा मैं जल्दी से बना, रोल नंबर इंटीजर टाइप का होना चाहिए 200। डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, कुछ भी नहीं। क्लास रख लेते हैं ये, और 200, और ईमेल ये इस तरह से। ये अनसाइन इंट वगैरह ये सारी प्राइमरी की रखना है नहीं रखना। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप ये सारा, बस हम यहाँ पे जाके सेव कर देते हैं। ये हमारा BSSC की डेटाबेस में एक टेबल बन गया पर्सनल का। ठीक है, और यहाँ पे भी आप यहाँ SQL में जाके ना, यहाँ पे भी SQL क्यूरी लिख सकते हैं अपनी और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, SQL क्यूरी तो लिखना आती होगी ना, या फिर आप यहाँ पे इसके कॉलम्स में जाएं। ये वही चीज़ें आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इस लाइन को चेंज करना चाहते हैं, इसका नाम या कोई भी चीज़, वो आप चेंज कर सकते हैं। बस एक ये बात ध्यान में रखिएगा, कॉलम्स के नाम लिखते हुए ना स्पेस नहीं डालनी। ठीक है, क्योंकि यही कॉलम्स के नाम फिर हमने पिक करने होते हैं वेब पेजेस के ऊपर, तो वो स्पेस अलाउ नहीं होती हमें, इसलिए कॉलम्स के नाम रखते हुए स्पेस मत डालिएगा। ठीक, आप यहाँ से भी डाटा ऐड कर सकते हैं। SQL में जाएं और यहाँ पे वो इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं अपनी, तो वो डाटा आपका यहाँ से भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंसर्ट की क्यूरी देखें मैं यहाँ वो भी। फाइल में भी चेंज हो जाएगा जी जो फाइल हमने बनाई है। नहीं, हमने तो अभी कोई PHP फाइल नहीं बनाई ना, अभी तो हम PHP नहीं बनाएंगे। अगर बनाए, अच्छा तो वहां पे, यहाँ पे लिखने से वहां पे भी चेंज हो जाएगा। नहीं, वहां तो डाटा होगा ही नहीं ना, वहां नहीं चेंज होगा। वहां पे हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। अगर हमारा ये वहां पे जा रहा है ना, अगर हमारा यहाँ का डाटा वहां जा रहा है और हम यहाँ चेंजेस करते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट चेंज नहीं होगा। वो होता है रियल टाइम डेटाबेस में, ये रियल टाइम डेटाबेस नहीं है। वो रियल टाइम डेटाबेस ना फायर बेस है, जो ऑनलाइन डेटाबेस आपको देता है ना। हम तो MySQL यूज कर रहे हैं ना, वो फायर बेस में एक ऑप्शन है रियल टाइम डेटाबेस का, कि जैसे ही आप अपने वहाँ वेब पेज पे चेंजेस करेंगे तो डेटाबेस में भी खुद ही हो जाती है। डेटाबेस में चेंज करें तो आपके वेब पेज पे भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो नया डाटा, नया मतलब वो कोड दोबारा से चलेगा, तो वो जो नया डाटा होगा वो पिक हो जाएगा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हम्म, हम मीटिंग किससे करनी है? नहीं, मीटिंग सर साथ से करनी है। हम्म 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 हम्म।
हम्म मैम आपका माइक ऑफ है। हम्म जी ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इस तरह से, अच्छा ये नेक्स्ट फ्राइडे को एक क्लास के साथ लेक्चर होना है यही वाला, तो उनकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। आपकी रिकॉर्डिंग बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये हमने डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे लिखा, और अब हम ये पैरामीटर भी ये वाला भी यहाँ से उठा के इसके साथ ऐड कर देते हैं। ये अब हमने 4 चीज़ें पास की हैं इसमें, सर्वर का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, कि मेरा इस सर्वर के पास जो ये वाली डेटाबेस है ना उसके साथ कनेक्शन बना दो, ठीक है, उस डेटाबेस के साथ। तो अब हम यहाँ पे देखें, फिर कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब हमारा सर्वर के साथ और सर्वर के अंदर इस डेटाबेस से कनेक्शन हो गया, इस डेटाबेस से, ठीक। अगर हमने डेटाबेस पहले बनाई हुई होगी तो हम इस तरह से सर्वर के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लेंगे। अगर हमने डेटाबेस भी नहीं बनाई, हमें कहा जाता है कि आप वेब पेज के ऊपर से डेटाबेस बनाएं, तो हम जस्ट सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करके और ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये क्यूरीज फिर एग्जीक्यूट करेंगे हम, यानी आपने डेटाबेस क्रिएट करने की क्यूरी, टेबल क्रिएट करने की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी रिवाइज कर लेनी है एक दफ़ा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने ये सारी क्यूरीज ही करवानी है कि आप डेटाबेस से डाटा कैसे ऐड डालेंगे और डाटा कैसे मतलब वहाँ से रिट्रीव करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। तो जब आपने डेटाबेस क्रिएट करनी होगी तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सर्वर के साथ अपना कनेक्शन बना लेना है, और नीचे कोड नया जो ऐड होगा वो होगा क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम, मतलब ये क्यूरी हम लिखेंगे, और क्यूरी हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर रख ली हमने, और फिर हम क्यूरी एग्जीक्यूट कराते हैं उस सर्वर के ऊपर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्यूरी एग्जीक्यूट। ऑब्जेक्ट के साथ क्यूरी एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या मेथड है, इस ऑब्जेक्ट के पास कनेक्शन है ना बना हुआ, जो भी हमने कनेक्शन बनाया था वो इस ऑब्जेक्ट के पास है। इस ऑब्जेक्ट से हम कहेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन हमने कॉल किया क्यूरी, ठीक है, ये उसका उस क्लास का डेटाबेस मेथड है। जी मैम आपने डेटाबेस और टेबल उधर बना दिए हैं, फिर दोबारा इधर क्यों नहीं क्यूरी नहीं, लिखनी है उनकी? मैं फिलहाल तो बना दिया है ना, लेकिन मैं दूसरा मेथड भी बता रही हूँ कि अगर हमने डेटाबेस वहां खुद नहीं बनानी, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप एग्जाम पे डेटाबेस नहीं बनाएं बल्कि अपने वेब पेज के थ्रू डेटाबेस बनाएं और वेब पेज के थ्रू ही टेबल ऐड करें, तो फिर आप कैसे करेंगे?
ठीक है, अगर हम यहाँ पे नहीं बल्कि हमने अपने वेब पेज के थ्रू डेटाबेस बनाना चाहते हैं और वेब पेज के थ्रू ही उस डेटाबेस में टेबल बनाना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस क्यूरी, और हम वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसने कनेक्शन बना के दिया है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे उसका फंक्शन कॉल किया है क्यूरी, यानी उस क्लास का एक मेथड कॉल किया है और उसको हमने क्यूरी पास कर दी है सारी। अगर तो ये मतलब वहां पे क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो रिटर्न आएगा ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू आएगा। हम देखते हैं कि इफ रिटर्न ट्रू तो हम कहते हैं यस डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, एल्स एरर है, ठीक है, एल्स कोई ना कोई एरर है। तो आपने क्यूरी लिखना है और क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का हमेशा यही तरीका होगा, ठीक है। अब ये मेथड ना बहुत सारी चीजों में यूज होगा कि टेबल की क्यूरी लिखी है, यहाँ क्यूरी चेंज होती रहेगी हर दफा लेकिन क्यूरी ऐसी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है, क्यूरी ऐसी एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। ये क्यूरी एग्जीक्यूट ऐसे ही होगी हमेशा, ये इतना कोड ऐसे ही रहेगा, लेकिन हर दफा अंदर से चेंज क्या होती रहेगी, क्यूरी, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होती है। इसका भी कोई ये इंसर्ट का है, डेटाबेसेस पहले से ही बनी हुई है सारी। मैम आप एटम या सबलाइन क्यों नहीं यूज करती? नहीं, सबलाइन तो यूज करती हूँ आपके सामने, बस वो यहाँ पे कोड बने हुए होते हैं फिर इनको सबलाइन में ओपन नहीं करती मैं। एटम एच वो भी यूज करूंगी, मैं इंस्टॉल किया था मैंने। हम सबलाइन में ओपन किया करें। अच्छा चलिए, आपसे सबलाइन में ओपन किया करूंगी कोड। अच्छा, यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करने का फिलहाल मतलब मेरे पास होना तो चाहिए था। लेकिन चलिए मैं आपको फिर लगा के दिखा दूंगी कि यहाँ से भी आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे और उस क्यूरी को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का कोड पड़ा होगा इंसर्ट में, वो हम उठा के ना जस्ट क्यूरी हमने ऐड करनी होगी। फिर ये देखिए, जैसे ये है ना, देखें ये कोड सारा हुआ है। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे हमारी क्यूरी चेंज हो जाएगी, ये क्यूरी है इंसर्ट करने की और ऐसे ही क्यूरी ने क्या हो जाना है, एग्जीक्यूट हो जाना है। मैं यही सारा कोड अगर कॉपी कर लूँ यहाँ से और हम अपनी यहाँ पे चलिए अब सब लाइन में चले जाते हैं। अब ये फाइल आपने सेव कहाँ करनी है, htdocs के अंदर, ठीक है। और मैं इसे बोलती हूँ create db.php, ये। और यहाँ पे अब अपने डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि डेटाबेस तो हम खुद क्रिएट करने वाले हैं ना यहाँ पे, ये। और यहाँ पे हमारी क्यूरी चेंज हो जाएगी, ये क्यूरी नहीं आ जाएगी। क्यूरी क्या लिखनी है आपने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम देख लेते हैं। माई डीबी पहले से बनी तो नहीं हुई, अगर पहले से बनी होगी ना फिर नहीं बनेगी। कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें, मेरे ख्याल में वो फर्क नहीं होता, एक ही करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम माई डीबी, ठीक है। क्यूरी चेंज किया आपने बस, ठीक है। स्पेलिंग देख लें क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो नहीं चलेगी। देखें अब सही हुई है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम माई डीबी,
ठीक है, और सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड पे ज़रूरी है। क्यूरी इसमें रख ली, इफ़ क्यूरी इसको पास की, एग्जीक्यूट हुई, अगर तो ट्रूली एग्जीक्यूट हो गई है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको सेव कर दिया वहाँ पे। अब हम इसको सर्वर साइड से एग्जीक्यूट करेंगे। कहाँ पे आई है हमारी, रिफ्रेश कर, ये क्रिएट db.p डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे जाते हैं, इसको भी रिफ्रेश करें, ये आ गई डेटाबेस, ये MyDB। ठीक है, ये हमने कौन सी बनाई थी, MyDB। तो ये हमने कहाँ से बनाई है, अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, इस तरह से हम डेटाबेसेस अपने वेब पेजेस के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे वही प्रोसीजरल, ये मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करना, और दूसरा अब टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए भी क्या होगा, अब आपने जो कनेक्शन अपना बनाया होगा ना यहाँ पे डेटाबेस के साथ, ठीक है, बनाना है, और ये डेटाबेस भी यहाँ से पास करनी है, और सिर्फ आपकी क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी क्या हो जाएगी अब आपकी, बाकी सारा कोड वही है, क्रिएट टेबल की क्यूरी हो जाएगी। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी उसकी रखनी है ये, और उसको ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए प्राइमरी की, फिर अगला कॉलम उसका फर्स्ट नेम का रखना है, फिर अगला कॉलम लास्ट नेम का, फिर अगला कॉलम ईमेल का रखना है। तो इस तरह से आप ये क्यूरी अब आपकी ये हो जाएंगी, ये क्यूरीज आपने खुद याद करनी है। ठीक है, ये, और नीचे सारा वही कोड है, क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बस एग्जीक्यूट। इसी तरह से आप डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए भी देखें, ये कोड इतना वही है कनेक्शन बनाने का, ये क्यूरी एग्जीक्यूशन है सारी, ये अंदर से चेंज हो गया। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल के कॉलम्स, वैल्यूज, ये फ्लान टेबल के अंदर फ्लान डाटा चला जाए। ठीक है, क्या चेंज हुआ है, बस क्यूरी, बाकी पूरा कोड वैसे का वैसा ही है ना, बाकी पूरा कोड वैसे ही है। ठीक है, इंसर्ट। तो आज आपने ये काम करना है, अभी मैं इंसर्ट तक ही कराती हूँ। ठीक है, बाकी नहीं करा रही, सिलेक्ट वगैरह नहीं कर। आज आपने ये काम करना है कि आपने डेटाबेस वेब पेज के थ्रू डेटाबेस बनानी है, उस डेटाबेस में टेबल बनाना है, उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेंड होना चाहिए आपका। ठीक है, और रिकॉर्ड अभी आप यहीं पे लिखेंगे, मतलब यहाँ यहीं लिखा है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको कराऊंगी कि फॉर्म के ऊपर से डाटा लेके कैसे डेटाबेस के अंदर डाला जाता है, वो मतलब डिफिकल्ट है, बाकी सारा ये सेम है। यहाँ से इंसर्ट करना, इंसर्ट की क्यूरी लिख लें, डिलीट करना है, डिलीट की क्यूरी लिख लें, डिलीट कर भी यहीं पे क्यूरी लिखेंगे, वो फलां रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अपडेट करना है, यहीं अपडेट की क्यूरी लिख लें। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस में जस्ट यहाँ क्यूरी चेंज होनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है।